साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो यूपीएससी 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसके टेस्ट नंबर 2 को पूरी व्याख्या के साथ देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग टेस्ट नंबर 2 के 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग आगे के जो 25 क्वेश्चन हैं 51 से लेकर 75 तक, उसको यहाँ पर हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका 51वां क्वेश्चन है। ओपन स्काई संधि, ये जो ओपन स्काई ट्रीटी है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि केवल नाटो गठबंधन के सदस्य ही इस संधि में सम्मिलित हो सकते हैं, और दूसरा है इस संधि के तहत कोई सदस्य देश सहमति के पश्चात मेजबान राष्ट्र के किसी भी भाग पर जासूसी कर सकता है। तो बताना है इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं। तो आप देखें, इन दोनों में से जो पहला कथन है वो सही नहीं है। जब भी केवल लिखा हो कथन में तो संशय करना चाहिए कि उसके गलत होने की संभावना 99% होती है, 90% कहते हैं कि वह गलत होने की संभावना रहती है। वहीं जो दूसरा वाला है कि मेजबान राष्ट्र के किसी भी भाग पर जासूसी कर सकता है, ये सही है। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। ये जो ट्रीटी है, यह क्या है और यह कैसे जो है धरातल पर आती है। तो 1955 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइटर आइजन हावर द्वारा शीत युद्ध के दौरान तनाव को कम करने के लिए पहली बार ओपन स्काई संधि को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। अंततः सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वर्ष 1992 में नाटो सदस्यों और पूर्ववर्ती वार्सा पैक्ट, जो वार्सा पैक्ट के सदस्य देश थे, उनके मध्य इस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पर जो था केवल नाटो गठबंधन के सदस्य, ये गलत हो गया और इन्होंने हस्ताक्षर किए। यह संधि जो है आपका सन 2002 से जो है प्रभावी होती है और वर्तमान में इस संधि के एक गैर अभिपुष्टिकर्ता सदस्य, मतलब जिसने अभी अभिपुष्टि इसकी नहीं की है, किर्गिस्तान के साथ इस पे 35 जो देश हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि इसकी चर्चा वर्तमान में क्यों हो रही है। इसकी चर्चा वर्तमान में इसलिए हो रही है कि अमेरिकी प्रशासन ने अभी हाल ही में इससे अलग होने का निर्णय लिया है और उसने जो है रूस पर इसकी जो इस संधि की जो भी कह सकते हैं कंडीशन थी, उसका उल्लंघन करने का आरोप रूस पर लगाया है और यह आरोप लगाते हुए इससे अलग होने का निर्णय लिया है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें, इस ओपन स्काई ट्रीटी में होता क्या है। तो ओपन स्काई संधि प्रत्येक सदस्य देश को, जो भी सदस्य इस संधि के सदस्य हैं, सदस्य देश को सैन्य बलों और गतिविधियों पर डेटा एकत्रित करने हेतु अन्य देशों के ऊपर थोड़े टाइम के लिए, मतलब एक नोटिस दी जाती है कि इतने टाइम के लिए, तो लघु अवधि नोटिस वाली निशस्त्र टोही उड़ानों का संचालन करने की अनुमति प्रदान करती हैं। मतलब आप अपने विमान भेज सकते हैं, परंतु उसमें कोई शस्त्र नहीं होने चाहिए। इस संधि के तहत कोई सदस्य देश सहमति के पश्चात, मतलब जिस अन्य देश में वो मतलब देखना चाहता है, उसकी सहमति के पश्चात मेजबान राष्ट्र के किसी भी भाग पर जासूसी कर सकता है और कोई देश 72 घंटे पूर्व नोटिस देने के पश्चात ही मेजबान राज्य पर हवाई इमेजिंग कर सकता है। उदाहरण से समझें, मान लीजिए अमेरिका है, ये रूस पे जो है जासूसी करना चाहता है, मतलब इसके क्षेत्रों को देखना चाहता है, तो इनको जो है अमेरिका को रशिया को 72 घंटे पहले नोटिस देना पड़ेगा और तथा यहाँ पर आने के बाद आने के 24 घंटे पहले अपनी उड़ान, मतलब जहाँ जिस रास्ते से ये उड़ान भरेंगे उसका सटीक मार्ग भी जो है मेजबान रूस से साझा करना अनिवार्य है। और इसके अलावा मिशन की उड़ानों के लिए उपयोग किए जाने वाले जो टोही विमान हैं, इनको सेंसर युक्त होना चाहिए, जो तोपखाने, लड़ाकू विमान और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों से जैसे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की पहचान करने में टोही दल को सक्षम बनाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को देखें तो यह है कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए। पहला है, इसका उद्देश्य डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर DTI में अंतराल को कम करके स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करना। दूसरा, यह योजना केवल रक्षा औद्योगिक गलियारों में DTI अर्थात डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने तक ही सीमित है। तो यहाँ फिर मैं कहा है कि जहाँ केवल लगा हो वहाँ संशय करिए। तो यहाँ केवल लिखा है, तो
ये आपका दूसरा वाला कथन गलत है, जबकि जो पहला वाला कथन है यहाँ पर वो पहला कथन सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS है, यह है क्या। तो मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में रक्षा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है, तथा घरेलू रक्षा उत्पादन के लिए मुख्य बाधाओं में एक सबसे बड़ी जो बाधा होती है वो आसानी से न सुलभ होने वाले अत्याधुनिक परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, अभी भी अत्याधुनिक प्रशिक्षण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अभाव है, तो ये हमारे जो डोमेस्टिक डिफेंस जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ये बाधा का कार्य करते हैं। तो ये जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लाई गई है, इसका उद्देश्य यही है कि देश में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात रक्षा परीक्षण और संरचना में अंतराल को कम करके जो MSME है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और स्टार्टअप्स, इनकी भागीदारी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए, जिससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को जो है प्रमोट किया जा सके। और इसके अलावा इसके माध्यम से डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना से परीक्षण को सुगमता आसानी से यहाँ पे परीक्षण किया जा सकेगा, और जो घरेलू रक्षा उद्योग है उसकी जो परीक्षण आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा सकेगा, जिससे कि हमारा जो आयात पर निर्भरता है वो कम होगी। अब तो पहला कथन सही हो गया। अब दूसरा कथन देखते हैं। इस योजना का जो उद्देश्य है वह ग्रीन फील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें रक्षा और अंतरिक्ष संबंधी उत्पादन हेतु आवश्यक, इसको मुख्यतः रक्षा औद्योगिक गलियारों में सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र जो निजी सेक्टर हैं उनके अंतर्गत एक साझा सुविधा के रूप में स्थापित करना है इसका मेन उद्देश्य। और इस योजना के अंतर्गत परियोजना को अनुदान सहायता के रूप में 75% तक का धन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि जो शेष बचा हुआ 25% जो धन है या कह सकते हैं फंड है, ये इसके लिए एक विशेष प्रयोजन इकाई SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल स्थापित किया जाएगा, इसके द्वारा 25% वहन किया जाएगा। ठीक है। और इसको जो स्थापित किया जाएगा, इसके जो घटक होंगे उसमें भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकार होंगी। और इस SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। और इसके साथ ही जो DTI है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों को फोकस क्षेत्र होने के कारण इसको प्राथमिकता दी जा सकती है। और इन गलियारों का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि इनके द्वारा भविष्य में रक्षा और अंतरिक्ष विनिर्माण संबंधी उद्योगों का एक बड़ी संख्या में समर्थन किए जाने की संभावना है। हालांकि यह भी ध्यान रखना है कि यह योजना केवल आपका ये जो औद्योगिक गलियारे हैं, रक्षा औद्योगिक गलियारे DICS हैं, इसमें ही केवल डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने तक ही यह सीमित नहीं है। तो इसलिए दूसरा वाला कथन जो है गलत था, पहला सही था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति प्रदान करने के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला है यह केवल दीवानी और फौजदारी के मामलों पर लागू होता है। दूसरा, यह उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। तो बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या हो रहा है कि उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति प्रदान करने का जो ये कार्य है, तो यह क्या है, यह उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। तो दूसरा वाला कथन तो पूरी तरीके से सही है, परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, यह केवल दीवानी और फौजदारी के मामलों पर लागू होता है। तो फिर केवल लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से पहला वाला कथन गलत हो गया, दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। इसके बारे में और थोड़ा सा चर्चा करें तो संविधान के अनुच्छेद 136 में जो है यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या जो ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा किसी वाद या मामले, इसमें सैन्य जो ट्रिब्यूनल है और कोर्ट मार्शल के अतिरिक्त उनको छोड़ करके तो किसी भी भारत में स्थित किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के खिलाफ अपील के लिए ये विशेष इजाज़त दे सकेगा। मतलब यदि किसी को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यदि डायरेक्ट जाना है तो यह जो कह सकते हैं यह इजाज़त जो कौन देगा, वो
सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है और यह इसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। और इसलिए इस पर, चूंकि यह विवेकाधीन शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए इस पर अधिकार के रूप में आप दावा नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा इसे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को किसी भी निर्णय में, ये जो आपकी कह सकते हैं जो विशेष अनुमति प्रदान करने का जो अधिकार है, यह सुप्रीम कोर्ट किसी भी निर्णय में प्रदान कर सकता है, चाहे वह अंतिम हो या संवादात्मक मामला हो, वो कहीं भी दे सकता है। इसके अलावा यह जो ये जो विशेष अनुमति का जो अधिकार है या जो विशेष अनुमति प्रदान करने की बात है, यह किसी भी मामले, चाहे वो संवैधानिक हो, सिविल हो, आपराधिक हो, आयकर हो, श्रम है, राजस्व, अधिवक्ता आदि से किसी से भी संबंधित हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो पहला था कि यह केवल दीवानी और फौजदारी मामलों में लागू होती है, ये इसीलिए यहाँ गलत हो जाता है। और इस शक्ति का प्रयोग करने पर उच्चतम न्यायालय ने स्वयं यह निर्णय दिया है कि एक असाधारण और अधिभावी शक्ति होने के कारण ये जो अधिकार है या यह जो अनुमति है, इसे संयम और सावधानी पूर्वक केवल कुछ विशेष असाधारण परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए। पहला है, स्थानीय सरकार संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के तहत एक विषय है। दूसरा, संविधान के भाग 9 के उपबंध जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। बताना है इसमें कौन सा या कौन से सही हैं। तो आप देखें तो इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो स्थानीय सरकार है ये समवर्ती सूची के तहत नहीं बल्कि राज्य सूची के तहत आते हैं। जो दूसरा कथन है कि संविधान के भाग 9, ये जो स्थानीय प्रशासन वाला है, पंचायत, इसके उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं, इसलिए आपका दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ें देखें तो जब संविधान का निर्माण किया गया तो स्थानीय सरकार का जो विषय है वो राज्यों को निर्दिष्ट किया गया, मतलब राज्यों को सौंपा गया। इस प्रकार से यह संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में के अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसके साथ ही इसे देश की समस्त सरकारों हित एक नीति निर्देशन के रूप में आपके निर्देशक सिद्धांतों में भी, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा भाग 9 के अनुप्रयोग के संबंध में संविधान का अनुच्छेद जो 243 L है, इसको उपबंधित किया गया है। और इसके तहत 243 L के तहत यह कहा गया है कि इस भाग के, मतलब जो भाग 9 है, भाग 9 के उपबंध जो है संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। परंतु यहाँ पे कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति जो है लोक अधिसूचना के द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस, मतलब भाग 9 के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो अधिसूचना दी गई है उस अधिसूचना में राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट किए गए, मतलब बताए गए हैं। तो यहाँ पे चाहे तो राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति जो है कुछ परिवर्तन कर सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो 55 है कि विनियोग विधेयक जो एप्रोप्रिएशन बिल है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए। पहला, सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत के संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकती है। दूसरा, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो बताना है कौन से कथन सही है। तो आप देखें इसमें दोनों ही कथन जो है पूरी तरीके से सही हैं और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में, दोनों कथनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले तो संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत जो है यह कहा गया है कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के अतिरिक्त धन की निकासी नहीं की जा सकती, मतलब विनियोग विधेयक के माध्यम से ही आप धन निकाल सकते हैं। तो पहला सही हो गया। इसी प्रकार इसी में कहा गया है कि भारत की संचित निधि से विनियोग के लिए एक विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा, मतलब विनियोग विधेयक के माध्यम से धन निकालने के लिए एक विधेयक जो है विनियोग विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा, ताकि धन को जो है जो आवश्यकताएं आपकी संसद में बताई जाएंगी लोकसभा में, उसको पूरा करने के लिए निकाला जा सके। कौन सी आवश्यकताएं? जो लोकसभा में मत द्वारा दिए गए जो अनुदान है। दूसरा, भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय हैं उनके खर्चों को वहन करने के लिए इस विनियोग विधेयक के माध्यम से ही पैसा निकाला जाएगा। और बजट प्रस्तावों पर परिचर्या तथा अनुदानों की मांग पर जो मतदान है उसके पश्चात सरकार लोकसभा में विनियोग विधेयक को पुनर्स्थापित करती है
अतः इस प्रकार से इसे राज्यसभा में पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है। तो जो दूसरा कथन है वो आपका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 से पहले थोड़ा सा और विनियोग विधेयक के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी आपको हो जाएगी। विनियोग विधेयक जो है ये राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विनियोग अधिनियम बन जाता है, और यह अधिनियम भारत की संचित निधि से भुगतानों को जो है अधिकृत करता है या कानूनी बना देता है। इसका मतलब है कि विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक सरकार भारत के संचित निधि से कोई भी धन निकाल नहीं सकती है, और विनियोग विधेयक को पारित होने में समय लगता है। तब उस समय तक खर्चा कैसे चलेगा? जैसे कि जो पहले जो बजट आता था वो आपका मार्च में आता था, ठीक है, और ये जो आपका विनियोग विधेयक है इसको पारित होने में करीब अप्रैल के अंत तक ये चलता था। तो और जो कि आपका जो वित्तीय वर्ष है वो 31 मार्च को समाप्त हो जाता था। तो उसके पश्चात सामान्य गतिविधियों के संचालन हेतु धन की आवश्यकता होती है। इस कार्यात्मक कठिनाई से निपटने के लिए संविधान के द्वारा अनुच्छेद 116 के तहत अनुदानों की मांगों पर मतदान के पूरा होने तक विनियोग विधेयक के अर्थात पूरा होने तथा विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक किसी वित्तीय वर्ष के एक भाग हेतु प्राकल्पित व्यय के संबंध में लोकसभा को अग्रिम रूप से कोई अनुदान प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है अनुच्छेद 116 के तहत। और इसको क्या कहा गया है? इसे लेखानुदान कहा गया है, वोट ऑन अकाउंट के रूप में जाना जाता है, और इसे बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है। और इसमें सामान्यतः जो कुल बजट होता है, कुल बजट के 1/6 भाग के बराबर राशि को 2 माह के व्यय हेतु स्वीकृति दी जाती है। इसके अलावा जो ये लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट है और बजट के जो अधिनियमन से जो विलंब होता था, ठीक है, इस विलंब को दूर करने के लिए अब क्या किया जा रहा है? सरकार ने सन 2018 से वर्ष 2018 से बजट सत्र को अब क्या कर दिया गया? 1 माह पहले अर्थात जनवरी के आखिरी सप्ताह में स्थानांतरित कर दिया गया। अब जनवरी के आखिरी सप्ताह में ही बजट को पेश कर दिया जाता है, जिससे ये जो विलंब होता था उसको कम किया जा सके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी राजनीतिक दल के द्वारा निम्नलिखित में से किन लाभों का उपयोग किया जाता है? पहला है, उसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली निःशुल्क प्रदान की जाती है। दूसरा, उस दल के चुनाव चिन्ह जो है इसका संपूर्ण भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा, उसे अपने दल के कार्यालय की स्थापना हेतु सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। तो बताना इसमें से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो इसमें देखें 3 के तीनों ही लाभ जो हैं राष्ट्रीय पार्टियों को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो डी है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता प्राप्त कोई दल होता है, राजनीतिक दल, उसको क्या क्या लाभ मिलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, राष्ट्रीय दल होने के लिए 3 शर्तें हैं, उसमें से एक शर्त यह है कि जो भी दल है वो कुल लोकसभा सीटों की 2% सीट, और 2014 के अनुसार इसको 11 सीटें, मतलब 2% सीटें या 11 सीटें उसे जीतनी होती हैं। और ये जो सीटें हैं वो कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में अगर यदि उसने जीता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। अब यदि कोई राष्ट्रीय पार्टी है उसे कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि एक राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय, यहाँ दोनों के लिए बात हो रही है, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता यदि प्राप्त है तो उसको इससे क्या फ़ायदा? तो उस दल के चुनाव चिन्ह का उपयोग संपूर्ण भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा सकता, जो कि आपका दूसरा कथन है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दल को नामांकन दाखिल करने हेतु एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। साथ ही मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दलों को निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचक नामावली के 2 सेट निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचक नामावली की एक प्रति जो है निःशुल्क प्राप्त होती है। साथ ही राष्ट्रीय दलों को अपनी पार्टी का कार्यालय, पार्टी ऑफिस स्थापित करने हेतु सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। तो आपका तीसरा कथन भी सही होगा। इसके साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जैसे राष्ट्रीय दल जो है अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नियुक्त कर सकते हैं, जबकि जो अन्य दल होते हैं, चाहे वो आपके राज्य स्तरीय पार्टियां हों या अन्य पार्टियां हों, उन्हें 20 स्टार प्रचारक नियुक्त
करने की अनुमति होती है। और स्टार जो प्रचारक होते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है, स्टार प्रचारकों की यात्रा एवं अन्य खर्चों पर होने वाला जो व्यय होता है वो दल के प्रत्याशी के चुनाव में के खर्च में शामिल नहीं किया जाता है। और इसके अलावा राष्ट्रीय दलों को लोगों को संबोधित करने और अपने संदेश को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य नियंत्रित जो टेलीविज़न है और रेडियो स्टेशन, इस पर प्रसारण के लिए एक निर्धारित समय या टाइम स्लॉट जो है आवंटित किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो यह है कि संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए। यह जो जिला योजना समिति है यह जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को समेकित करके एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करती तथा उसे राज्य सरकार को प्रेषित करती है। दूसरा कथन है कि जिला योजना समिति के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से किया जाता है। तो यदि बताना इनमें से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है, तो आप देखें तो पहला वाला कथन जो है पूरी तरीके से सही है, जबकि जो दूसरा कथन है वो गलत है। यहाँ पे 2/3 सदस्य नहीं होते बल्कि 4/5 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला इसमें केवल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें। तो संविधान जो है उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने के लिए, इंटीग्रेट करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। और इसके संदर्भ में राज्य विधानमंडल को उपबंध करने का अधिकार दिया गया है। मतलब राज्य विधानमंडल जो है इसके संदर्भ में उपबंध कर सकता है। क्या उपबंध कर सकता है? वह जिला योजना समितियों की संरचना निर्धारित कर सकता है, साथ ही वह उस रीति को बना सकता है जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे। मतलब जो सदस्य चुने जाएंगे किस प्रकार से चुने जाएंगे, इसकी अवसंरचना भी या इसको भी राज्य विधानमंडल निर्धारित कर सकता है। इसके साथ ही जिला योजना से संबंधित ऐसे कार्य जो ऐसी समितियों को दिए जाएंगे वह भी आपका राज्य विधानमंडल ही जो है इसके संबंध उपबंध कर सकता है। और साथ ही वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे यह भी जो है राज्य विधानमंडल तय कर सकता है या इसके संबंध में उपबंध कर सकता है। और साथ ही यह जो अधिनियम है उपबंध करता है कि जिला योजना समिति के 4/5 भाग जो सदस्य हैं वो जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे। साथ ही समिति के इन सदस्यों की संख्या जो है जिले में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए, उसी अनुपात में चुने जाएंगे। और जिला योजना समितियों का जो अध्यक्ष है वो विकास योजनाओं को राज्य सरकार को प्रेषित करेगा, यह उसका कार्य होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो 58 है कि पेशा अधिनियम जो पेशा एक्ट है इसके तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन है। पहला, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जो है कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं हो सकता है। दूसरा कथन है, पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित की गई हैं। तो बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो आप देखें इसमें से दोनों के दोनों कथन सही हैं। ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है सी वो आपका सही हो जाता है। क्योंकि जो पेशा एक्ट है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संदर्भित के संबंध में प्रावधान करता है। तो अब देखते हैं कि दोनों कैसे सही हो गए हैं। तो पेशा अधिनियम के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब इसके तहत जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है आपके स्थानीय निकायों में। हालांकि यहाँ यह भी कहा गया कि अनुसूचित जनजातियों हेतु यह जो आरक्षण की व्यवस्था है इसमें आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगी। मतलब आधे से ज़्यादा हो सकती है परंतु आधे से कम नहीं होगी। वहीं दूसरी कंडीशन यह भी बताई गई है कि पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की जो सभी सीटें होंगी वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाएंगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पेशा अधिनियम जो है वो अनुसूचित जनजातियों को जो है आपके जो स्थानीय निकाय हैं उनमें आरक्षण देने से संबंधित है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जात नहीं, अनुसूचित जनजातियों की यहाँ बात की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को देखें। तो 59 है संसद के दोनों सदनों के सामूहिक विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला,
संसद को अपनी रिपोर्ट, चर्चाओं और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा अन्य लोगों द्वारा उन्हें प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार है। दूसरा, संसद अपने विशेषाधिकारों के हनन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकती है। तीसरा, संसद को सदन के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास या मुक्ति के संबंध में तत्काल रूप से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। बताना इनमें से कौन सा या कौन से सही है। तो यहाँ पे सामूहिक विशेषाधिकारों के संदर्भ में बात की गई है। दो प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं, एक सामूहिक और एक व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार होते हैं। तो इसमें आप देखें तीनों के तीनों ही पूरी तरीके से सही हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, 1, 2, 3। तो अब देख लेते हैं ये जो विशेषाधिकार हैं इनमें क्या क्या विशेषाधिकार दिए जाते हैं। जो संसदीय विशेषाधिकार हैं वो दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो वह अधिकार जिनका संसद के दोनों सदन जो है सामूहिक रूप से उपयोग करते हैं, मतलब सामूहिक विशेषाधिकार जो प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, वह अधिकार जिनका उपयोग संसद सदस्य जो है वो व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। चूंकि हम लोग यहाँ सामूहिक विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं तो सामूहिक विशेषाधिकार में क्या विशेषाधिकार मिलते हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला जो है कि सदन को अपनी रिपोर्ट, चर्चाओं और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा अन्य लोगों द्वारा उन्हें प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया। ये पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्रवाई की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको पुनः स्थापित किया गया। परंतु यहाँ पर सदन की गोपनीय बैठक के मामले में ये चीज़ लागू नहीं है, मतलब प्रेस उसको कवर नहीं कर सकती है। इसके अलावा ये जो सामूहिक विशेषाधिकार, इसके तहत संसद जो है वो अपनी कार्यवाही से बाहरी लोगों को निष्कासित कर सकती है तथा कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श सहित गोपनीय बैठक आयोजित कर सकती है। इसके साथ ही संसद अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंधन और इन मामलों के निर्णय हेतु जो है वो नियम बनाने का अधिकार भी संसद को है। साथ ही संसद जो है सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके जो विशेषाधिकार हैं, विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदा, चेतावनी या कारावास और जो संसद सदस्य हैं उनके मामले में निलंबन या निष्कासन भी किया जा सकता है। इस प्रकार के दंड दे सकती है संसद। और उसके साथ ही संसद को जो है किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास से मुक्त के संबंध में तत्काल रूप से सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है सामूहिक विशेषाधिकार के तहत। इसके साथ ही जो संसद है वह जांच कर सकती है तथा गवाहों की उपस्थिति तथा संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड भेजने के लिए आदेश दे सकती है। और साथ ही यहाँ एक मेन पॉइंट है जिसको याद रखेगा कि जो न्यायालय है वह सदन या इसकी समितियों की कार्यवाही में जांच के लिए निषेधित है, मतलब इसकी जांच नहीं कर सकती है। तो याद रखेगा जो न्यायालय है, न्यायालय का क्षेत्राधिकार यहाँ पे नहीं है। न्यायालय को कोई अधिकार नहीं कि वह सदन या इसकी समितियों की कार्रवाई की जाँच करे। साथ ही सदन में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति, चाहे वो सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति, उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता यदि वह सदन में है। तो मतलब यदि कोई बाहरी व्यक्ति भी यदि सदन में है तो उसे बिना पीठासीन अधिकारी, मतलब राज्यसभा के मामले में उपराष्ट्रपति और लोकसभा के मामले में जो अध्यक्ष है, उसके बिना अनुमति के वहाँ पर बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया, चाहे वो सिविल हो या दंडिक, उसको प्रारंभ नहीं की जा सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत का संविधान लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु उपबंध करता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु उपबंध करता है, या संसद को विधि बनाने हेतु अधिकृत करता है, या अध्यक्ष द्वारा नामित करने के लिए उपबंध करता है। तो यहाँ पर देखें जैसे कि अन्य राज्यों से जो है लोकसभा का जो चुनाव होता है वहाँ से लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ बताना है कि संघ राज्य क्षेत्रों के से प्रतिनिधित्व के मामले में क्या व्यवस्था है। तो इसमें जो है भारत का जो संविधान है वो संसद को विधि बनाने हेतु अधिकृत करता है, अर्थात सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। तो संविधान लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के चयन की रीति को निर्धारित करने हेतु संसद को अधिकृत करता है और इसके अनुसार संसद के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लोगों का सदन में प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिनियम जो 1965 है इसको अधिनियमित किया गया, 1965 को अधिनियमित किया गया, जिसके आधार पर संघ राज्य क्षेत्रों से भी लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। जैसे कि आपका दिल्ली जो है वो क्या है, संसदीय प्रदेश है, परंतु इसी अधिनियम के माध्यम से वहाँ से 7 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जो ऊर्जा की मांग और आपूर्ति की प्रवृत्तियों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसे किस संगठन के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, ओपेक
के अंतर्गत, या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात OECD के अंतर्गत, या G20 के अंतर्गत। तो इसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन नामक जो संगठन है OECD, इसके अंतर्गत स्थापित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं विस्तार से। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है ये वर्ष 1973-74 में किया गया था। किस लिए? उस समय तेल संकट की स्थिति थी। उस तेल संकट की स्थिति से उभरने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इस संकट के दौरान औद्योगिक देशों ने स्वयं को प्रमुख तेल उत्पादक जो देश थे उनके द्वारा तेल के व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उस प्रतिबंध की वजह से क्या हुआ था? तेल संकट उत्पन्न हुआ था। तो उस तेल संकट से उभरने में ये लोग मतलब खुद को असक्षम पा रहे थे। तो इसी के संदर्भ में इस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो इसीलिए वर्ष 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन जो है स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रूप में, जो देशों को तेल आपूर्ति व्यवधानों के विरुद्ध सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो इस बात को याद रखिएगा। स्थापना आपकी 1973-74 में होती है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। वहीं जो एक फ्रेमवर्क है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन एन इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम नामक फ्रेमवर्क को इस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी संधि से संबद्ध किया गया, जोड़ा गया। और यदि कहा जाए कि इसके सदस्य कौन हो सकते हैं, IEA के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य कौन हो सकते हैं, तो जो OECD का सदस्य देश है वही इसका जो है इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई देश OECD का सदस्य नहीं है तो वह IEA के अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य नहीं हो सकता है। तथा IEA के जो सदस्य देश हैं वर्तमान में लगभग विश्व के 75% वैश्विक ऊर्जा खपत का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही वर्तमान में यदि देखें तो इस अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 30 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं। तो 30 तो सदस्य हैं और 8 सहयोगी हैं। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत जो है 2017 में इसका सहयोगी अर्थात एसोसिएट सदस्य बना है। तो याद रखिएगा भारत जो है इसका सदस्य नहीं है बल्कि आपका सहयोगी सदस्य है। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो कहीं पर आ जाए क्या इसका सदस्य नहीं है। इसके अलावा अभी यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 जारी की गई है, जो कि वैश्विक ऊर्जा मांग और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कोविड-19 संकट के प्रभाव का अध्ययन करती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओपेक जो संगठन है उसके बारे में, जिनकी वजह से जो तेल संकट 1973-74 में उत्पन्न हुआ था, जिसका पूरा नाम है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक। ये आपका तो ये जो है विश्व के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में से 14 देश इसमें शामिल है, मतलब 14 देशों का यह संगठन है। और ओपेक की स्थापना जो है 1960 में की गई थी। यह इसके सदस्यों की पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित करने तथा सदस्य देशों को तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। ओपेक जो है एक उत्पादक संघ अर्थात कार्टेल है। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में तेल के मूल्य को निर्धारित करने के प्रयास में तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है, ताकि तेल के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचा जा सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो यह है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, जो यहाँ के जो मंत्री होते हैं वो उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो बताना कौन सा कथन इसमें से सही है या कौन से कथन सही है। तो आप देखें तो इसमें दोनों ही कथन गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब क्यों गलत है इसको देख लेते हैं। तो 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। साथ ही इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनः संगठित और दिल्ली के जो प्रशासक होते हैं उनको उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 239 AA और अनुच्छेद 239 AB के रूप में 2 नए अनुच्छेदों को संविधान में जोड़ा गया। ये दोनों अनुच्छेद जो हैं प्रावधान करते हैं कि दिल्ली में एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। साथ ही मतलब राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी
और ऐसी विधानसभा में जो सीटें या जो स्थान है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उससे प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए सदस्यों से भरे जाएंगे। जैसे कि राज्यों में जो चुनाव होता है विधानसभा का, उसी प्रकार से यहाँ पर होगा। दूसरी चीज, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए इसमें यहाँ का जो विधानसभा है उसको, जैसे कि अन्य राज्यों के जो विधानसभा होते हैं उनको राज्य सूची पर कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है, यहाँ की भी विधानसभा को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। परंतु कुछ अपवाद हैं इसमें। जो राज्य सूची में प्रविष्ट नंबर 1 में जो लोक व्यवस्था है, दूसरे में जो पुलिस है, और 18वीं प्रविष्ट जो आपकी भूमि है। तो लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित विषयों के अतिरिक्त राज्य सूची में जितने भी विषय हैं और यह समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उसके संबंध में यहाँ की विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा, वो कानून बना सकती है। और इसके अलावा यदि कोई ऐसा कानून राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली की विधानसभा के द्वारा निर्मित किया जाता है जो कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के विरुद्ध है, तो संसद द्वारा जो विधि बनाई गई है वही प्रभावी होगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री को यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे कि राज्यों में कहते हैं राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो मंत्री या जो मुख्यमंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत पद धारण करते हैं, ना कि उपराज्यपाल के, अनुच्छेद 239 ए के भाग 5 के तहत। वहीं अनुच्छेद 239 ए का जो भाग 4 है इसके अनुसार यहाँ पे उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है। जहाँ इसमें कहा गया है कि जहाँ तक उपराज्यपाल के जो विवेकानुसार कार्य हैं, विवेकानुसार कार्यों के अतिरिक्त बातों को छोड़ करके उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और उपराज्यपाल और मंत्रियों के मध्य किसी विषय पर मतभेद की दशा में उपराज्यपाल उसे क्या करेगा? राष्ट्रपति को विनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति के द्वारा उस पर किए गए विनिश्चय के अनुसार ही कार्य करेगा उपराज्यपाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 देखें क्या है। तो 63 है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें से बताना है कौन सा या कौन से सही है। तो आप देखें, पहला जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा, ये गलत है। और इसमें जो है दूसरा वाला भी कथन गलत है। तीसरा वाला जो कथन है ये सही है कि संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। केवल 3। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसको हटाया कैसे जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है। इस दौरान इसके पहले यदि उसे अपना पद छोड़ना है तो वह जो उपराष्ट्रपति हो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। कैसे हटाया जाएगा? उसे उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा, मतलब उसको हटाने का जो संकल्प लाया गया उसे पद से हटाया जा सकता है, जिसे जो यह संकल्प होगा इसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पारित होना चाहिए और इससे लोकसभा को सहमत होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये गलत है। राज्यसभा में उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए जो प्रस्ताव है, और लोकसभा को उससे सहमत होना चाहिए, तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ऐसा कोई संकल्प जो है तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आज से की या करने के कम से कम 14 दिन पूर्व की, मतलब पूर्व जो है अग्रिम सूचना ना दी गई हो। इसके अलावा यदि संविधान में देखें तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसलिए आपका कथन 3 जो है वो सही था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो 64 में यह है कि भारत में मतदान पत्र जो बैलेट पेपर है या ईवीएम पर उपयुक्त में से कोई नहीं, या नोटा जो है संदर्भित, जो नोटा लिखा था यह क्या संदर्भित करता है? पहला है दोबारा निर्वाचन कराने की मांग का अधिकार। दूसरा, गुप्त रूप से किसी भी उम्मीदवार को मत न देने का अधिकार। तीसरा, निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वास की कमी को व्यक्त करने का अधिकार। और चौथा है उम्मीदवारों की एक नवीन सूची के साथ पुनः निर्वाचन कराने की मांग का अधिकार। तो इसमें से देखें तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है, गुप्त रूप से किसी भी उम्मीदवार को मत न देने का अधिकार, तो नोटा में यही होता है कि आप जो भी कैंडिडेट हैं उनमें से आप किसी को पसंद नहीं करते हैं और यह बात आप गुप्त रूप से वहाँ पे अपने वोट का प्रयोग करके देते हैं।
तो यहाँ पे जो है, यदि इसके बाद थोड़ा सा और बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग ने नोटा को आरंभ करते हुए इंगित किया है कि यद्यपि नोटा के रूप में जो भी मतदान होगा वह मत जो है अमान्य मत होंगे, मतलब उसको काउंटिंग में, मतलब किसी के जीत हार में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसलिए वह निर्वाचन प्रक्रिया के परिणाम को जो है वो प्रभावित नहीं करेंगे, मतलब जितने टोटल मत पड़े हैं उसमें से नोटा हटा दिया जाएगा और जो शेष बचेंगे उसके आधार पर विजेता को घोषित किया जाएगा। इसलिए चाहे नोटा पर कितने भी मत डाले जाएं, कुल वैध मतों की गणना के लिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा जो है, जो नोटा है, ये आपका जो राइट टू रिजेक्ट, अस्वीकार करने का जो अधिकार है, उसके समान नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि अस्वीकार करने का जो राइट टू रिजेक्ट वाला जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो मतदाता होते हैं, उपयुक्त में से यदि कोई नहीं का विकल्प अगर चुनते हैं तो इसमें क्या होता है, किसी भी उम्मीदवार को विजेता नहीं घोषित किया जाता है और पुनः निर्वाचन कराया जाए, ऐसा राइट टू रिजेक्ट का मतलब में प्रावधान होना चाहिए। मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है राइट टू रिजेक्ट का, कि किसी को भी उम्मीदवार, मतलब यदि आपके इस प्रकार के मत ज़्यादा पड़ते हैं तो किसी को भी विजेता ना घोषित किया जाए और उसको कैंसिल करके पुनः निर्वाचन कराया जाए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि नोटा जो है राइट टू रिजेक्ट के समान नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे यह है कि विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे आपके 3 कथन दिए गए हैं विधान परिषद के संदर्भ में। पहला है, भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने हेतु संबंधित राज्य में किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, परिषद के अर्थात विधान परिषद के लिए 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस लौटाना आवश्यक होता है। तीसरा है, विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता है। तो बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो आप देखें, पहला वाला कथन गलत है, दूसरा वाला कथन सही है, तीसरा वाला भी कथन गलत है। जैसे कि यदि आप इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, यदि आप तीसरे कथन को ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, विधान परिषद सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। तो साधारण सी बात आप जानते हो, कोई भी जो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मतलब सदन का सदस्य हो, चाहे वो विधानसभा का या विधान परिषद का, वो मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। ठीक है। तो आपका तीसरा वाला कथन ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाता है। तो यदि आप इसमें से एलिमिनेट करें तीसरे वाले को तो आपका बचता ही क्या है, बी ऑप्शन बचेगा, अर्थात बी वाला सही हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में और चीज़ों को देखें। तो यहाँ शब्दों को पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा, भारत का संविधान यह प्रावधान करता है। तो यह शब्द ही गलत है, क्योंकि यह भारत का संविधान यह प्रावधान नहीं करता, बल्कि इसमें क्या कहा गया है कि विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। यह जो प्रावधान है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बताया गया। यह प्रावधान 1951 में उपबंधित है, न कि संविधान में। तो यहाँ पे यदि ये भारत का संविधान या प्रावधान करता है, ये शब्द अगर हटा दिया जाए तब सही होता। तो थोड़ा सा शब्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है। वहीं परिषद जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लेकिन जो विधान परिषद है वो सरकार की नीतियों और गतिविधियों पर चर्चा और आलोचना कर सकती है। वहीं धन विधेयक जो है वो केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है, न कि विधान परिषद में। विधान परिषद किसी धन विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है और ना ही उसे अस्वीकार कर सकती है। जो विधान परिषद है वो इस प्रकार के विधेयक को 14 दिन के भीतर विधानसभा को या तो सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के वापस लौटाना उसको आवश्यक होता है। इसके साथ ही संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, और सामान्यतः जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन कई अवसरों पर उच्च सदन अर्थात विधान परिषद से भी वो चुने जाते हैं। इसलिए कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो 66 है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद सदस्य को दल परिवर्तन के आधार पर निरहर घोषित नहीं किया जाएगा, मतलब उसको उसके सदस्यता से अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। पहला है कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिस दल से वह निर्वाचित हुआ था। दूसरा, यदि कोई सदस्य पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान से अलग रहता है, विरत रहता है, और इस तरह के कृत्य को उसके दल के द्वारा माफ नहीं किया जाता है। तीसरा, यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।
चौथा, यदि सदन का कोई नाम निर्देशित तथा नॉमिनेटेड सदस्य जो है अपने सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के 3 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। तो इसमें चारों कंडीशन में बताना है किस कंडीशन पे वह जो है संसद सदस्य के मतलब दल परिवर्तन के आधार पर उसको जो है निरहर मतलब अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। तो इसमें देखें, पहला वाला जो कंडीशन है इसमें भी अयोग्य घोषित होगा, दूसरे वाले में भी अयोग्य घोषित होगा, तीसरे में भी अयोग्य घोषित होगा, परंतु चौथे वाला जो है इसमें इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है, मतलब उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। पहला, इसमें जो बात है राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए, तो किसी सदन का वह सदस्य जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित है उस सदन की सदस्यता से उसको निरहित माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है तो भी उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। दूसरा, यदि ऐसे राजनीतिक दल की पूर्व आज्ञा के बिना उसका जो सदस्य है उस दल का वह पार्टी के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान करने से अलग रहता है और उस राजनीतिक दल के द्वारा इस कृत्य के घटित होने के 15 दिन के भीतर यदि उसे माफ नहीं किया गया है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अब निर्दलीय सदस्य के बारे में क्या प्रावधान है, तो इसमें कहा गया है कि कोई निर्दलीय सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार नहीं है तो किसी सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित हो जाएगा यदि वह निर्वाचन के पश्चात, जीतने के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। और नॉमिनेटेड सदस्य के रूप के लिए क्या कहा गया है, इसके लिए कहा गया है कि किसी सदन का जो नॉमिनेटेड सदस्य है उस सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से 6 मास की समाप्ति के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वह स्थान ग्रहण करने की तिथि से 6 माह की समाप्ति के भीतर यदि किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो वह अयोग्य घोषित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 माह की सीमा ही नहीं है बल्कि 6 माह के तक यदि वह सम्मिलित हो जाता है तो वह निरहर नहीं होगा। 6 माह के बाद होगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया, बताना है किससे संबंधित है। तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में असम के डिब्रूगढ़ जिले में अवस्थित हाथी आरक्षित क्षेत्र का एक भाग है। यह असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है और हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इस आरक्षित क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति प्रदान की है। ये जो उपयुक्त परिच्छेद है इसमें निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य का वर्णन किया गया है, तो 4 हैं, पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य, पूर्वी कार्बी आंगलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य या दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यह जो है आपका देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है इससे संबंधित है। ये जो देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य इसे जयपुर वर्षा वन भी कहा जाता है। क्या कहता है, जयपुर वर्षा वन भी कहा जाता है। और यह एक हाथी आरक्षित क्षेत्र का एक भाग है जो कि डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में फैला हुआ है और यह जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटी हुई असम घाटी के साथ जो है असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ से होकर देहिंग नदी जो है इस वन से होकर के प्रवाहित होती है और यह जो अभ्यारण्य है वो पटकई पहाड़ी के गिरपदी क्षेत्र में अवस्थित है। इसके साथ ही अभी हाल ही में जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने असम के देहिंग पटकई हाथी आरक्षित क्षेत्र के भीतर कोयला खनन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो यह है कि हाल ही में सुर्खियों में रही सेक्टकर समिति जो है किससे संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सुधार से, न्यायिक प्रणाली से संबंधित सुधार से, कर संरचना से संबंधित सुधार से या सशस्त्र बलों से संबंधित सुधार से। तो यह जो है आपकी सशस्त्र बलों से संबंधित सुधार से संबंधित रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो वर्ष 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल सेक्टकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और रक्षा व्यय के पुनर्संतुलन में सुधार लाने के लिए उपायों का सुझाव देना था। तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। इसकी जो कुछ अनुशंसाएं इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की आपके दिसंबर 2016 में और इसकी जो कुछ अनुशंसाएं उसको लागू किया गया जिसके तहत जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS का पद है और सैन्य मामलों के विभाग के सृजन से संबंधित जो अनुशंसाएं थी उसको मान लिया गया। तो याद रखिएगा यदि पूछा जाए कहीं पर कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है वो किस समिति के
अनुशंसा पर आधारित है तो वह आपका सेक्टकर समिति की अनुशंसा पर आधारित है। वहीं पर अभी हाल ही में जो है इसकी कुछ अन्य जो अनुशंसा है उसको भी स्वीकार किया गया है, जो कि सीमा अवसंरचना से संबंधित है। ये इसके तहत ये सड़क निर्माण की गति में तीव्रता लाने से संबंधित हैं, जिन अनुशंसाओं को अभी स्वीकार किया गया है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास होगा तथा सीमा अवसंरचना निर्माण से संबंधित मामले पर सरकार ने सीमा सड़क संगठन अर्थात बीआरओ की अधिकतम क्षमता से अतिरिक्त जो है सड़क निर्माण कार्य को आउटसोर्स अर्थात बाहरी सोर्स से ठेके पर देने की जो इसकी अनुशंसाएं थी उनको भी कार्यान्वित किया है। इसके तहत जो कहा गया कि 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध ईपीसी मोड को अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 यह है कि विधान परिषद वाले राज्य विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक को पारित करने की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर आपके कुल 2 कथन दिए गए हैं। पहला है संविधान असहमति के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दूसरा, यदि सदन द्वारा विधेयक पारित करके उसे राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को इसके संबंध में विशेषित वीटो प्राप्त होता है। तो बताना है उपयुक्त दोनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो आप देखें तो इसमें से दोनों के दोनों ही पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है और दूसरा वाला यहाँ पे विशेषित वीटो नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में और देखें तो विधान परिषद को विधानसभा की तुलना में अत्यधिक कम महत्व, दर्जा और अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है कि विधेयक पारित करने के संदर्भ में जो अंतिम शक्ति है वो विधानसभा में निहित रखी गई है। विधान परिषद जो है अधिक से अधिक 4 माह की अवधि के लिए, इसमें पहली बार 3 माह और दूसरी बार 1 माह, मतलब कुल मिला के 4 अधिकतम वो 4 माह की अवधि तक ही विधेयक को रोक सकती है, उसे विलंब कर सकती है। यहाँ पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक पर असहमति के समाधान के लिए संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया, जैसा कि आपका संसद में होता है। इसके अलावा जब विधान परिषद में पुरस्थापित कोई विधेयक जो है विधानसभा में विचारार्थ भेजा जाता है, मतलब कोई जो है कह सकते हैं विधेयक विधान परिषद में लाया जाता है और उसको विचार के लिए विधानसभा में भेजा जाता है, तो यदि विधानसभा ने उसको अस्वीकृत कर दिया तो वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक विधेयक विधानसभा द्वारा या द्विसदनीय विधायिका जहाँ पे विधान परिषद है, इनके मामले में दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यपाल के पास भेजा जाता है अनुमति के लिए। तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह विधेयक पर अनुमति प्रदान कर दे, या दूसरा वह विधेयक पर अपनी अनुमति देने से रोक दे, मतलब ना दे। तीसरा, वह सदन या सदन है उसको पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस भेज दे। चौथा, वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित कर दे। तो यदि अनुमति दे देता है तो विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। और यदि वह विधेयक को रोक देता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। और यहीं यदि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है और जो सदन है उसको पुनः संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पुनः राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजता है, तो राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, मतलब उसको अनिवार्यता उसे अनुमति देनी होती है। इस प्रकार से राज्यपाल को केवल वैकल्पिक वीटो प्राप्त होता है, ठीक है, विशेषित वीटो नहीं प्राप्त होता। तो यहाँ पे वैकल्पिक वीटो होता तो ये सही हो जाता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देख लें। तो इसके तहत क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों के नाम निर्देशन तथा नॉमिनेशन के संदर्भ में जो नॉमिनेट किए जाते हैं उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, राज्यसभा में सदस्यों का नाम निर्देशन या नॉमिनेशन जो है नॉमिनेट जो किया जाता है वो सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में से सभापति द्वारा किया जाता है। दूसरा, राज्यसभा के लिए नाम निर्देशन का औचित्य जो है वो प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिए बिना स्थान प्रदान करना है। और तीसरा, यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ग्रहण किया गया है। तो बताना है इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं। तो आप देखें जो पहला वाला कथन है वो गलत है, क्योंकि सभापति इसको नॉमिनेट नहीं करता है बल्कि राष्ट्रपति करता है, तो पहला गलत हो गया। और जो तीसरा वाला है, ठीक है, यदि आप तीसरा देखें, पहला अगर गलत हो गया तो ए और डी गलत हो गया। वहीं यह जो प्रावधान दक्षिण अफ्रीकी संविधान से नहीं लिया गया है बल्कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो तीसरा वाला भी गलत हो गया। केवल 2 आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे,
जिसमें 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाओं के विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों में से नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेट करने का जो सिद्धांत है, इसका जो उद्देश्य यह है कि प्रतिष्ठित एवं अनुभवी व्यक्तियों को निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लिए बिना राज्यसभा में स्थान प्रदान कराया जा सके। वहीं जो राज्यसभा के सदस्यों के जो नॉमिनेट करने की जो रीति है, इसको आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। तो दोनों अंतर है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जबकि जो नॉमिनेट किया जाता है वो आयरलैंड के संविधान से है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो 71 है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उसे संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए, मतलब योग्य होना चाहिए। दूसरा, संविधान संसद को राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। बताना है इनमें से कौन सा, मतलब उपयुक्त में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। तो आप देखें, जो पहला वाला है, पहला कथन जो है वो गलत है। कैसे गलत है उसको भी देख लेंगे। दूसरा कथन जो है आपका सही है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, केवल 2। अब देखते हैं जो संविधान का अनुच्छेद 58 है, 58, जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्यता बताई गई कि कौन राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा। तो इसमें पहली कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह निम्न सदन अर्थात लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी सदन जो है ये गलत है, यहाँ पे लोकसभा के लिए होना चाहिए। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार की या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं होगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वो क्या हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। साथ ही राष्ट्रपति जो है बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। साथ ही ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी हकदार होगा जो संसद जो है विधि द्वारा अवधारित करती है, ठीक है, उसको विधि द्वारा अवधारित करती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्ते इसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन है। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा का प्रयोग संसद में कार्य संचालन के लिए किया जा सकता है। दूसरा, कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है। तो बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है। तो आप इसमें देखें कि कार्य संचालन के लिए 8वीं अनुसूची में चूंकि 22 भाषा है तो कोई भी भाषा नहीं, यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी ही कार्य संचालन के लिए उपयोग की जाती हैं। और जो दूसरा कथन है, मतलब पहला कथन आपका गलत हो गया। जो दूसरा कथन है कि कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में संबोधित कर सकता है जो सभापति है उसकी अनुमति से, तो दूसरा वाला कथन सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो संविधान के तहत हिंदी और अंग्रेजी भाषा को संसद के कार्य संचालन की भाषा के रूप में उपबंधित किया गया है। हालांकि पीठासीन जो अधिकारी है वो सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अनुमति प्रदान कर सकता है। इसके अलावा संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के पश्चात 1965 के पश्चात अंग्रेजी का सदन की भाषा के रूप में प्रयोग बंद किया जाना था, लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा अंग्रेजी को हिंदी के साथ निरंतरता की अनुमति प्रदान की गई, मतलब इसको आगे भी इसकी कार्य संचालन की भाषा रहने दिया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। तो 73 की स्वतंत्रता के उपरांत भारत में निम्नलिखित में से समाज के किस या किन वर्गों को लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों को, अन्य पिछड़ा वर्गों को, महिलाओं को या धार्मिक अल्पसंख्यकों को। तो इसमें से यदि आप देखें तो केवल जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, तो यहाँ पे अनुसूचित जातियां दी गई हैं। यदि अनुसूचित जनजातियां होती तो उनको भी, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ही केवल जो है आरक्षण प्रदान किया गया लोकसभा में सीटों में। तो आपका केवल ए जो है सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो यह दिया क्यों गया है? क्योंकि कुछ विशिष्ट सामाजिक वर्गों का विस्तार जो है संपूर्ण देश में, हालांकि किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में इनकी इतनी संख्या नहीं है कि किसी प्रत्याशी की जीत को ये प्रभावित कर सकें, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इनकी जो संख्या एक विशाल समूह के रूप में विद्यमान है। तो इनके उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक थी। इसी के लिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत जबकि राज्य विधानसभाओं में 332 के तहत स्थानों का आरक्षण किया गया है। यह जो प्रावधान है जो संविधान में किया गया था कि आरंभ में संविधान के प्रारंभ होने के 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था, किंतु इसको निरंतर जो है संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इसको विस्तारित किया गया और अब ये 2020 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। साथ ही आरक्षण की अवधि समाप्त होने पर संसद इसे आगे भी विस्तारित करने का निर्णय ले सकती है। यदि आप देखें तो इसमें जो है इन दोनों समूहों मतलब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। तो लोकसभा के जो 543 सीटें हैं इनमें से 84 सीटें जो हैं वो आपके SC कैटेगरी अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए, जबकि 47 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजातियों ST कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं 26 जनवरी 2019 तक के लिए। अब ये चर्चा में क्यों आया था इस तरह का मामला? तो ये इसलिए आया कि जून 2019 में YSR कांग्रेस पार्टी के एक सांसद थे, राज्यसभा सांसद KY विजयसाई रेड्डी ने, इन्होंने राज्यसभा में एक निजी सदस्य जो है एक निजी विधेयक को इन्होंने पुरस्कृत किया, जिसमें इनकी मांग थी कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में के प्रतिनिधि निकायों में OBC को भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया जाए, मतलब OBC को भी आरक्षण दिया जाए। अभी तक क्या है, लोकसभा में OBC के लिए स्थानों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया है परंतु लोकसभा में नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। तो 74 है आपका कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो CTBT के नाम से जानी जाती है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, CTBT किसी भी परमाणु हथियार के परीक्षण संबंधी विस्फोट या किसी अन्य परमाणु विस्फोट को प्रतिबंधित करती है। दूसरा, यह संधि जो है परमाणु परीक्षण के कारण होने वाली मानवीय क्षति तथा पर्यावरणीय क्षति को रोकने में भी सहायता करती है। तीसरा, भारत जो है CTBT का हस्ताक्षर करता नहीं है। तो बताना इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो आप देखें तो इसमें तीनों के तीनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और चीज़ें देखें तो यह चर्चा में अभी इसलिए आया क्योंकि अमेरिकी प्रशासन जो है ये वो जो है उसका मानना है कि उसे 1992 के बाद से हुआ जो है परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है। तो उसका मानना है कि उसे भी अब 1992 के बाद से अब उसे पुनः परमाणु परीक्षण का संचालन करना चाहिए, ऐसा वहाँ पे चर्चा है अमेरिकी प्रशासन के द्वारा। और इसी के संदर्भ में इसकी चर्चा जो है उभरी है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा बात करेंगे CTBT के बारे में। तो इसके द्वारा CTBT सभी के द्वारा सभी जगह सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध आरोपित करने वाली एक संधि है। CTBT जो है किसी भी परमाणु हथियार के परीक्षण या किसी अन्य परमाणु परीक्षण, चाहे वो वास्तविक शून्य प्रभाव वाले हों, मतलब आपके कह सकते हैं जीरो यील्ड वाले जो हों, उन पर भी प्रतिबंध आरोपित करती है। तथा जिनेवा के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में इस संधि पर वार्ता की गई और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया और इसे 24 सितंबर 1996 को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया। तब से यह संधि जो है सार्वभौमिकता के स्तर तक पहुंच गई है। अब तक 182 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने देशों ने? 182 देशों ने। अब यदि इस पे अभी तो 182 ने इस पे हस्ताक्षर किए, यदि इस पे 44 देश जो हैं इसे अभिपुष्ट कर देते हैं, इसकी पुष्टि कर देते हैं तो यह लागू होगा। अभी क्या है इसमें वर्तमान में यदि देखें जो है 44 जिनको पुष्टि करना है उनमें से केवल 35 देशों ने ही इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार से इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से यह पूरी तरीके से अभी यह लागू नहीं है। 9 देश जिसमें चीन है, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मिस्र है, भारत है, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके द्वारा अभी इस पर हस्ताक्षर और इसकी अभिपुष्टि नहीं की गई है, मतलब किया जाना शेष है।
और भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान द्वारा अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर भी नहीं किए गए, तो अभी पुष्टि करने की बात ही दूर की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को देखें तो यह है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि वह संसद के दोनों सदनों की बैठक के स्थगित करता है। दूसरा, वह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो इसमें बताना कौन सा है, कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आप देखें तो इसमें दोनों के दोनों ही कथन गलत हैं, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोनों कथन गलत कैसे हैं। तो जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है, और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को आहूत करने या सत्रावसान करने की शक्ति होती है। ठीक है, और सत्रावसान के उपरांत सदन को 6 माह के भीतर आहूत किया जाना आवश्यक होता है, तथा इसके अलावा गणपूर्ति के अभाव में, मतलब उचित मात्रा में संसद सदस्यों के न होने पर तो अभाव में सत्र या बैठक को स्थगित करने या निलंबित करने की शक्ति जो होती है वो अध्यक्ष में निहित होती है। ठीक है, किस में निहित होती है? तो स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि जो अध्यक्ष होता है उसके पास होती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सत्र के कार्य संचालन के लिए कुल 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है, तो इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, संविधान के तहत 2 सदस्यों के नॉमिनेट करने का प्रावधान किया गया था कि यदि राष्ट्रपति को यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। परंतु यह जो प्रावधान था अभी तक 25 जनवरी 2020 तक वैध था। इसके बाद जो है 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 लाया गया। इसके माध्यम से ये जो प्रस्ताव था, ये जो प्रावधान है, इसको आगे विस्तारित नहीं किया गया, जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षित स्थानों का जो प्रावधान था उसको 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। परंतु ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो नॉमिनेट करने की बात थी उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। मतलब ये 25 जनवरी 2020 के बाद ये वाला प्रावधान खत्म हो गया। तो इसलिए आपका अब ये जो है पहले जो सही होता था ये अब गलत है। तो इसके अलावा राष्ट्रपति को राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार था। और लोकसभा में 2 का था आंग्ल भारतीय समुदाय का, अब वो वाला प्रावधान खत्म हो गया है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार अभी भी उसके पास है। तो इस प्रकार से आपका दोनों कथन यहाँ पे गलत हो गए थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग कुल 75 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। जो लास्ट के 25 क्वेश्चन और हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।